अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा। पढ़ रहा हूँ अपनी खुद नविश्त परेशान सा परेशान की अगली किस्त आपके लिए 19वीं किस्त। हमारे स्कूल के आखिरी महीनों की बात है कि स्कूल के सामने एक कच्ची पक्की परचून की दुकान में बैठकर मेरे हम जमात सिगरेट पीने की मशक कर रहे थे। मैंने गुलाम नबी को भी पहली और आखिरी बार बड़े स्टाइल से कश लगाते देखा था। सब ने मुझे भी इस मुहिम में शरीक होने पर मजबूर करना शुरू कर दिया था। पहले तो मैंने इनकार करता रहा था और फिर मैंने शर्त रख दी थी कि मैं अगर पीऊँगा तो 2 फ्लावर सिगरेट पीऊँगा। मेरा ख्याल था कि ना ये सिगरेट कोई लाएगा और ना ही मुझे पीना पड़ेगा। झट से एक लड़का साइकिल पर सवार होकर हवा हो गया था और चंद मिनट बाद 2 फ्लावर की स्याही माइल खाकस्ती रंग की खुशबूदार सिगरेट मेरे होंठों से मस हो चुकी थी और सिगरेट पीने का पहला तजुर्बा हो गया था। कुछ माह बाद इम्तिहान की तैयारी के लिए छुट्टियां हो गई थीं और बिलाखिर हम पहली बार सारे के सारे बोर्ड के इम्तिहान में बैठे थे। मैंने ज़िंदगी भर इम्तिहान में नकल नहीं की और ना ही इम्तिहान से पहले अर्करेज़ी की। पर्चा सवालात मिलने के बाद बस एक नज़र मार कर जुट जाया करता था और सबसे पहले हलशुदा जवाबात का पर्चा मुमतहिन को पकड़ा दिया करता था। ड्राइंग के इम्तिहान में अपनी स्केल से फारिग होकर मैंने 2 और लड़कों की स्केलें बनाई थीं। एक तो अशरफ की जो आजकल बर्मिंघम बरतानिया में यूरोलॉजिस्ट है और एक गालिबन काजी जमील की थी जो मुतशर्र दाढ़ी वाला है और अलीपुर में ही तिब की प्रैक्टिस करता है। इम्तिहान ख़त्म हो गए थे। कुछ अर्से बाद मैं गुलाम नबी के हमरा पहली बार ट्रक पर बैठ के कराची गया था। सफ़र दिलचस्प था। ट्रक पर ड्राइवर के कैबिन पर बने डाले में हम सोए थे, बल्कि ये फ़िक्रा अक्सर गलत है। गुलाम नबी सोया था और मैंने सोने की कोशिश में कई बार आवाज़ें दे देकर और झंझोड़ कर गुलाम नबी को नींद से बेदार किया था। वो बेचारा पूछता था कि क्या बात है, मुझे क्यों जगाया है। मैं कहता था कि जब मुझे नींद नहीं आ रही तो तुम भला क्यों सोते हो। वो बेचारा कसम जाकर फिर सो जाता था। रास्ते में कई बार ड्राइवर होटलों पर बिछी चारपाइयों पर बैठकर खाना खाया था। चूँकि ड्राइवरों के लिए खसूसी खाना होता था इसलिए कहीं भी बुरा खाना नहीं मिला था, वरना मेरे मज़ीद नखरे गुलाम नबी को नाक तक ला सकते थे। गुलाम नबी तो ट्रक क्लीनरी के ज़माने में इस किस्म के सफ़रों का आदी था, लेकिन मैं बहुत थक चुका था। तकरीबन 36 घंटों के सफ़र के बाद जब हम सुबह सुबह कराची की हदूद में दाखिल हुए तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार 3 मंजिला के से ज़्यादा मंजिलों के मकानात के ब्लॉक देखे थे और फिर हम शहर में से गुजरकर मीठा दर पहुँचे थे जहाँ बशीर सिद्दीक गुड्स ट्रांसपोर्ट का हेड ऑफिस था। सामान ढोने वाले मजदूरों के अलावा मालकान सभी सोए हुए थे। कराची में तब भी कारोबार 10 बजे ही शुरू हुआ करते थे। ट्रक से उतरते ही एक तो अजीब किस्म की नागवार हमक का एहसास हुआ था जो बाद में पता चला कि नम हवा और गंदगी की मलगवा बू है। और दूसरा एक मंजर जो मेरी आंखों के लिए बिल्कुल ही नया था, इस तरह जिस तरह 24 बरस बाद मास्को पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से शहर की जानिब टैक्सी में बैठकर जाते हुए हर औरत के हाथ में प्लास्टिक बैग देखना था। एक छठी 7वीं मंजिल से एक कच्ची औरत रस्सी से बंधी एक टोकरी खिड़की से नीचे लटका रही थी। सड़क के किनारे सब्जी की रेडी वाला खड़ा था। उसने टोकरी उचक ली थी और सब्जी तोड़कर टोकरी में डाल दी थी। पैसे उठा लिए तो बकाया भी टोकरी में ही फेंक दिया था। औरत ने टोकरी ऊपर उठा ली थी। सुस्ती और वक्त की बचत का यह मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने पूरी तरह ताज़ा है। इस हैरत अंगेज़ मंजर को देखने के बाद मैं और गुलाम नबी नहाने के लिए हमाम की तलाश में निकल गए थे। एक हमाम खोला था जिसमें 2 एक शख्स बैठे एक अखबार पढ़ रहे थे जो एक अनजाने रस्म ख़त में छपा हुआ था। बाद में मालूम हुआ था कि यह गुजराती ज़ुबान का अखबार था। लुझ से फर्श वाले हमाम में नहाने का ये मेरा पहला तजुर्बा था। अजीब सी कराहत का एहसास हुआ था। चप्पल तो खैर हमाम वालों के ही थे, मगर शुक्र है तौलिए हमारे अपने थे। नहा धोकर फारिग होकर जब वापस ट्रकों के अड्डे पर पहुँचे थे तो मालकान जाग चुके थे और नाश्ते का बंदोबस्त हो चुका था। शेख सदीक साहब, इनका बेटा अशरफ और उनका भतीजा अरशद बहुत ही अच्छे लोग थे। दफ्तर के बगल के 2 दुकान-नुमा कमरों में वो रहा करते थे। उनमें से एक में दस्तरखान सजाया गया था। जो चंद रोज़ हम कराची में रहे उन्होंने अनवाع व अक़साम के लजीज खानों और फलों से हमारी तवाज़ुन की थी। अशरफ शायद लॉ का स्टूडेंट था या लॉ पढ़ने का ख्वाह था, कुछ ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन बहरहाल उससे गुफ्तगू करना अच्छा लगता था। शेख सदीक साहब भारी भरकम शख्स थे,
सर पे जनाह कैप पहनकर जब गाँव तक पीछे टेक लगाकर बैठते थे, तब भी यही गुमान होता था जैसे वो पंजों के बल बैठे हैं, क्योंकि उनकी कामत भी बड़ी थी। खासे शफीक और मेहरबान शख्स थे। कराची में अपने क़याम के दौरान मटर गश्ती के अलावा हमने केमाड़ी से लॉन्च के ज़रिए मनौरा तक सफ़र किया था। कश्ती में बैठने का ये मेरा पहला मौका था। पानी से तो वैसे ही मेरी जान जाती है, और गहरे नीले पानी जिसमें लहरें उठ रही थीं पर डोलती हुई लॉन्च पर सफ़र बहुत ही मुहिम जुयाना सा लगा था। चूँकि ट्रक के ज़रिए ही वापसी थी, इसलिए हम 3-4 रोज़ के बाद ही कराची से वापस अलीपुर के लिए रवाना हो गए थे। नताइज का ऐलान होने तक का वक्त बस घर में बैठे या अपने ही शहर में घूमते बसर हुआ था, और एक रोज़ नतीजा बरामद हो गया था। मैं 850 नंबरों में से 771 नंबर हासिल करके ज़िला भर में अव्वल आ ही गया था, लेकिन अपनी कमिश्नरी मुल्तान में अव्वल आने से 3 नंबरों से रह गया था। मुल्तान की एक लड़की फरीदा मंजूर ने 774 नंबर हासिल किए थे। मैं एक चारपाई के पांती पर मुंह नीचे किए चुपके चुपके इतना रोया था कि मेरे आंसुओं के टपकने से ज़मीन की कच्ची मिट्टी में एक छोटा सा घाव पड़ गया था। यही फरीदा मेडिकल कॉलेज में मेरी हम जमात हुई थी, मगर उसमें फर्स्ट आने वाले कोई भी गुड नहीं थे। टिब्बा सुल्तानपुर बिहाड़ी का एक लड़का अरशद सईद बिल्कुल मेरे जितने नंबर लेकर कमिश्नरी में मेरे साथ ही 2 माह था, जो बाद में गवर्नमेंट का लाहौर में मेरा हौसला फेलो बना था, और हमारी दोस्ती हो गई थी, जो आज तक किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, और वो चौधरी अरशद सईद के नाम से पंजाब का DIG है। लाहौर तो भाता ही था, हमारे कस्बे से बिल्कुल मुख्तलिफ साफ़ सुथरा रविश अलीपुर की गली में मैं बचपन में भी नाक पे हाथ रख के भागता हुआ गुजरता था। बदरौ की बू नाकबले बर्दाश्त, और फिर नालियाँ बन गई थीं, गलियों के फर्श पक्के हो गए थे। बदरों में गंदे पानी के बहने की रफ्तार तेज़ हो गई थी। इसका फ़ायदा गैर मुतमद्दिन और जाहिल लोगों ने इस तरह उठाया कि अपने बच्चों को नालियों पर ही अजाबत से फारग कराना शुरू कर दिया था, ताकि फजला बह जाए और दीनदार को पैसे ना देने पड़े। मंजर और करीब हो गया था, जबकि लाहौर में कम अज़ कम गुलबर्ग में जहाँ हम जाया करते दूर दूर तक खुली नालियाँ नज़र नहीं आती थी, बस एक ही खुला नाला